जिंदगी हमेशा से एक साधारण सी रही है। सुबह ऑफिस जाना, शाम को थका हारा घर लौटना और फिर अपने बच्चों के साथ समय बिताना। मेरी पत्नी साबरा और मेरी दो बेटियां मरियम और आयशा मेरी दुनिया है। लेकिन कराची जैसे शहर में एक अच्छी जिंदगी जीना आसान नहीं है। यहाँ किराए पर मकान लेना या खरीदना किसी आम आदमी के लिए सपना ही होता है। महंगाई और तंगहाली ने हमेशा हमारे सपनों को छोटा कर दिया। इसीलिए जब मुझे नाजिमाबाद में एक पुराना फ्लैट कम किराए पर मिला तो मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे ले लिया। किराया इतना कम था कि यकीन ही नहीं हुआ। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा कि लोग यहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। मैंने सोचा शायद पानी या बिजली की कोई दिक्कत होगी, मगर उस वक्त कम किराए का मकान मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। सबरा भी फ्लैट देखकर खुश थी। 2 कमरे, एक छोटा सा लिविंग रूम और किचन, हमारे लिए ये काफी था। बच्चों ने भी अपने अपने कमरे चुन लिए और हमने वहां अपना नया आशियाना बसा लिया। पहली रात पहला दिन सामान सेट करने में ही निकल गया। हम सब बेहद थक चुके थे। फ्लैट की दीवारें पुरानी थीं, कुछ जगहों पर नमी के निशान थे और छत से पेंट झड़ चुका था। कमरे में एक अजीब सी सीलन भरी बदबू थी, जैसे वहां सालों से हवा नहीं चली हो। रात को खाने के बाद सब बिस्तर पर चले गए। साबरा ने बच्चों को कहानियां सुनाई और वे सो गए। मैं भी थकान से चूर हो चुका था, मगर रात के किसी पहर मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में घना अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की रोशनी थी। मैंने करवट ली और साबरा को देखा। वो गहरी नींद में थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के कोने में कोई परछाई सी हिल रही हो। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करने लगीं, लेकिन वो साया पलक झपकते ही गायब हो गया। शायद ये मेरा वहम होगा, मैंने खुद को दिलासा दिया। अगली रात करीब 2 बजे एक दिल दहला देने वाली चीख ने हमें जगा दिया। मम्मी, पापा! ये आयेशा की आवाज थी। मैं और साबरा हड़बड़ाकर उसके कमरे की तरफ भागे। आयशा अपने बिस्तर के कोने में सिकुड़ी हुई थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ बेटा? साबरा ने उसे गले लगाते हुए पूछा। आयशा की नजरें अब भी कमरे के कोने में जमी थीं। मैंने भी उधर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। वो आंटी, वो यहां थीं, वो मुझे देख रही थीं। कौन आंटी? मैंने पूछा। वो सफेद कपड़ों में थीं, उनकी आंखें बहुत डरावनी थीं। वो मेरी तरफ आ रही थीं। साबरा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। बेटा, ये बस एक सपना था, कभी कभी ऐसे बुरे सपने आ जाते हैं। लेकिन आयशा की आंखों में जो खौफ था वो किसी सपने जैसा नहीं लग रहा था। कुछ दिन तो शांति से गुजर गए, मगर फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को हमें अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई धीमी आवाज में बातें कर रहा हो। कभी कभी पैरों की आहटें भी सुनाई देती, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। एक रात मैं लिविंग रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा था। सबरा और बच्चे सो चुके थे। तभी अचानक मुझे किसी की सरगोशी सुनाई दी। अदिल। आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई करीब खड़ा होकर मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। शायद ये मेरा भ्रम है, मैंने खुद को समझाया और दोबारा अखबार की ओर ध्यान देने लगा। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मरियम ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पापा, मैंने कल रात अपने कमरे में किसी को देखा था। किसे देखा? मैंने पूछा। कोई कोने में खड़ा था, वो बस मुझे घूर रहा था। जब मैंने आंखें बंद कर लीं और फिर खोलीं तो वो गायब हो गया। सबरा ने मरियम को गले से लगा लिया। ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है बेटा। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब मुझे भी लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। हर रात डर और बेचैनी का साया हमारे घर में महसूस होता था। दरवाजे अपने आप खुलने लगते, किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती। जब साबरा और बच्चे सो चुके थे,
मैं लिविंग रूम में बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, मगर वहां कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने दोबारा मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा, दीवार पर एक परछाई नजर आई। वो एक इंसानी साया था, लंबा, दुबला पतला। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। साया वहीं खड़ा रहा। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने पहला शब्द बोला, वो साया धीरे धीरे दीवार में समाने लगा और फिर गायब हो गया। मगर कमरे में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी। अब हालात बदतर होते जा रहे थे। हर रात कुछ न कुछ होता। सबरा और बच्चे डर के मारे सहमे रहते। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई और नीचे रहने वाले अंकल अकबर से मिलने चला गया। अंकल, क्या आप जानती हैं इस फ्लैट के बारे में कुछ? अंकल अकबर ने मेरी तरफ गंभीरता से देखा और धीरे धीरे बोले, बेटा, यहां सालों पहले एक फैमिली रहती थी। पति, पत्नी और उनकी छोटी बच्ची। मगर पति अपनी पत्नी पर बहुत जुल्म करता था। एक रात उस औरत ने तंग आकर फांसी लगा ली। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी से जो भी इस फ्लैट में आता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब होता है। अब मुझे समझ आ चुका था कि हमारी शांति क्यों भंग हो रही थी। उनके छोटे से कमरे में एक पुराना पंखा झूल रहा था और खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा तो अंकल ने अपनी कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखते हुए कहना शुरू किया, ये कहानी कई साल पुरानी है बेटा। इस फ्लैट में जो कुछ हुआ, उसे भूल पाना आसान नहीं है। करीब 10 साल पहले यहां एक जोड़ा रहता था, नईम और हिना। नईम देखने में एक साधारण इंसान था, मगर उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। वो हर समय अपनी पत्नी पर शक करता रहता। छोटी छोटी बातों पर उसका हाथ उठ जाता। हिना एक शांत और सहनशील औरत थी। वो हर जुल्म सहती रही, शायद अपनी बेटी आयशा की खातिर। हाँ, हिना की भी एक छोटी सी बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारी आयशा की उम्र की। पड़ोसी अक्सर उनके झगड़े की आवाजें सुनते, मगर कोई कुछ नहीं कहता। नईम बहुत जालिम इंसान था, अंकल अकबर ने दुखी आवाज में कहा। वो हिना पर सिर्फ शारीरिक जुल्म ही नहीं करता था, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी तोड़ देता था। नईम का शक इस कदर बढ़ चुका था कि उसने हिना को कहीं आना जाना तक बंद कर दिया था। वो उसे कमरे में बंद कर देता और कई बार खाना तक नहीं देता। फिर आई वो मनहूस रात। उस रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, मगर इस बार नईम का गुस्सा कुछ ज्यादा ही था। पड़ोसी कहते हैं कि पूरी रात वो हिना पर चिल्लाता रहा। आधी रात के बाद जब सब सो रहे थे, तो एक दिल दहला देने वाली चीख ने सबको जगा दिया। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया, तो जो नजारा देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हिना पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी छोटी बेटी आयशा कमरे के कोने में बैठी थी। वो अपनी मां को देख रही थी, बिना किसी आवाज के, बिना किसी आंसू के। पुलिस आई, जांच हुई और इसे आत्महत्या करार दिया गया। मगर कुछ लोग आज भी मानते हैं कि हिना ने खुद अपनी जान नहीं ली, बल्कि कोई और ताकत उसे मारने पर मजबूर कर चुकी थी। आयशा को नईम के रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। और नईम, वो भी कुछ ही महीनों बाद एक एक्सीडेंट में मर गया। मगर इस फ्लैट में हिना की मौजूदगी कभी खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहां है, अपनी नाइंसाफी का बदला लेने के लिए। जो भी इस फ्लैट में आता है, उसे हिना के दर्द का एहसास जरूर होता है। अंकल अकबर की कहानी खत्म हुई, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर और उदासी घर कर गई थी। मैंने कमरे में आकर कुरान शरीफ खोला
और हिना की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी, या अल्लाह उस मजलूम को सुकून दे। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल रह गया, क्या हिना की आत्मा सच में चली गई, या वो अब भी अपना बदला चाहती है? अगली रात, उस रात जब मैं फ्लैट लौटा, तो मेरी पत्नी साबरा ने मेरी बेचैनी भांप ली। आदिल, क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने उसे अंकल अकबर की सुनाई कहानी बता दी। साबरा खामोशी से सुनती रही। जब मैंने हिना की आत्महत्या का जिक्र किया तो उसकी आंखें नम हो गईं। अल्लाह किसी पर ऐसा जुल्म न करे, उसने धीरे से कहा। मगर उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही हम सोने गए, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी थमी हुई महसूस हो रही थी। घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। और फिर एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी। आयशा, साबरा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। आदिल, तुमने भी सुना? मैंने सिर हिलाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई वहम नहीं था। हम दोनों ने वही आवाज सुनी थी। अगले दिन मैंने फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर शाम होते ही अजीब बेचैनी फिर से महसूस होने लगी। बच्चियां अपने कमरे में थीं, साबरा किचन में थीं, और मैं लिविंग रूम में बैठा था। अचानक किचन से बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आई। साबरा! मैंने घबराकर पुकारा और दौड़कर किचन पहुंचा। मगर वहां कोई नहीं था। साबरा तो लिविंग रूम में बैठी थी। क्या हुआ आदिल? किचन में बर्तन गिरे थे? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मेरा शरीर सिहर उठा। उस रात रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोलीं। अंधेरे में एक हल्की सी परछाई थी। एक छोटी बच्ची। वो हमारे बेड के करीब खड़ी थी, मगर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आदिल! साबरा की घुटी घुटी चीख निकली। उसने भी वही देखा। मैंने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो परछाई गायब हो गई। अगले दिन मैंने एक मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने पूरे फ्लैट में कुरान शरीफ की तिलावत की, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा पढ़ी। मौलवी साहब ने कहा, यह जगह एक मजलूम रूह के कब्जे में थी, मगर अब अल्लाह के कलाम की बरकत से वो रूह सुकून पा चुकी है। हमने आखिरकार वो फ्लैट छोड़ दिया। जब जाते जाते मैंने आखिरी बार उस कमरे को देखा तो सिर्फ एक ही दुआ की, अल्लाह उसे सुकून दे। नई जगह पर अब सुकून था। हमारी बच्चियां भी चैन की नींद सो रही थीं। मगर कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी सी सरगोशी फिर से सुनाई देती है। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।